अंततः हम इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझा सकते हैं कि यह कंकाल वास्तव में किसका है। यह क्लियोपेट्रा की बहन आर्सिनोई के अलावा और कोई नहीं है। क्लियोपेट्रा के डीएनए के परिणाम अभी हाल ही में जारी किए गए हैं और इतिहास जगत सदमे में है। हजारों वर्षों से लोग यह जानने के लिए उत्सुक रहे हैं कि वह वास्तव में कौन थी, कहां से आई थी और कैसी दिखती थी। अब विज्ञान ने आखिरकार उसके जीन में छिपे रहस्यों को उजागर कर दिया है और उनमें से कुछ तो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। क्या उसके बारे में हम जो कुछ भी जानते थे वह सब गलत साबित हो सकता है? इतिहास के लिए इसका क्या अर्थ होगा? आइए क्लियोपेट्रा के डीएनए के पीछे छिपे सच को उजागर करने में हमारा साथ दें। क्लियोपेट्रा का रहस्य। 2000 से अधिक वर्षों से एक नाम ने दुनिया भर के इतिहासकारों, कलाकारों और जिज्ञासु लोगों की कल्पना को मोहित कर रखा है। प्राचीन मिस्र की अंतिम सक्रिय फराओ क्लियोपेट्रा सातवें ने भारी राजनीतिक उथल-पुथल और परिवर्तन के दौर में मानव इतिहास की सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक पर शासन किया। 30 ईसा पूर्व में मिस्र के रोमन साम्राज्य के अधीन आने के साथ ही क्लियोपेट्रा का शासनकाल समाप्त हो गया, जिसने नील नदी के किनारे 3000 वर्षों के फिरौन शासन का अंत किया। उनके जीवन और विरासत को समझने के लिए अनगिनत किताबें, फिल्में, चित्र और अकादमिक अध्ययन किए जाने के बावजूद क्लियोपेट्रा इतिहास की सबसे रहस्यमय हस्तियों में से एक बनी हुई हैं। हम जानते हैं कि वह कई भाषाएं बोलती थीं, संभवतः 9 तक, और वह अपने राजवंश की 300 वर्षों में पहली सदस्य थीं, जिन्होंने वास्तव में मिस्र की भाषा सीखी थी। हम जानते हैं कि उन्होंने रोम के 2 सबसे प्रभावशाली नेताओं, जूलियस सीजर और मार्क एंटनी के साथ शक्तिशाली राजनीतिक गठबंधन बनाए, और इन संबंधों ने भूमध्य सागर के इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। हम यह भी जानते हैं कि उन्हें गणित, दर्शन शास्त्र, खगोल विज्ञान और प्रभावशाली भाषण कला का ज्ञान था, जिसने उन्हें अपने समय की सबसे बौद्धिक रूप से निपुण शासकों में से एक बना दिया। फिर भी इन सभी जानकारियों के बावजूद क्लियोपेट्रा के बारे में कुछ ऐसे मूलभूत प्रश्न बने रहे जिनका इतिहासकार कभी भी निश्चित उत्तर नहीं दे पाए। प्राचीन सिक्कों पर चित्रित आदर्श छवियों और उनके शत्रुओं द्वारा लिखे गए वर्णनों से परे उनका वास्तविक स्वरूप कैसा था? उनकी वास्तविक जातीय पृष्ठभूमि और आनुवंशिक विरासत क्या थी? मिस्र पर कब्जा करने से पहले उनके परिवार का वंश कहां से आया था? ये रहस्य इसलिए बने रहे क्योंकि ऐतिहासिक अभिलेख अपूर्ण थे, रोमन प्रचार से प्रभावित थे और सदियों से सांस्कृतिक पुनर्व्याख्याओं से छन कर आए थे। प्राचीन स्रोतों में उनके स्वरूप और वंश के बारे में विरोधाभासी विवरण मिलते हैं। रोमन लेखकों ने उनका वर्णन इस प्रकार किया जो उनके राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करता था, अक्सर उनकी उपलब्धियों को कम करके आंकते थे या उनके व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते थे। मिस्र के स्मारकों और कलाकृतियों में क्लियोपेट्रा को फिरौन काल की पारंपरिक कला शैली में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यथार्थवादी चित्रण की तुलना में प्रतीकात्मक प्रस्तुति को प्राथमिकता दी गई थी। बाद की पीढ़ियों ने अपनी अपनी व्याख्याएं जोड़ी, प्रत्येक युग ने अपने सांस्कृतिक मूल्यों और सौंदर्य संबंधी प्राथमिकताओं के अनुसार क्लियोपेट्रा की पुनर्कल्पना की। समस्या सरल होते हुए भी गहरी थी। भौतिक साक्ष्य के अभाव में, ठोस और वैज्ञानिक रूप से जांचने योग्य किसी चीज के अभाव में, इतिहासकारों को पक्षपातपूर्ण ग्रंथों और कलात्मक परंपराओं के टुकड़ों से क्लियोपेट्रा की पहचान को जोड़ने का प्रयास करना पड़ा। वे सिद्धांत और बहस तो कर सकते थे, लेकिन अपने निष्कर्षों को निश्चित रूप से सिद्ध नहीं कर सके। स्वयं वह स्त्री, उसकी वास्तविक जैविक वास्तविकता सदियों के बीतने के साथ गुम होकर निराशाजनक रूप से पहुंच से बाहर रही।
लेकिन आधुनिक विज्ञान ने ऐसी जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए उल्लेखनीय उपकरण विकसित किए हैं जिसे पिछली पीढ़ियां हमेशा के लिए खोया हुआ मानती थीं। उन्नत डीएनए विश्लेषण तकनीकें अब प्राचीन अवशेषों से आनुवंशिक सामग्री निकाल सकती हैं और आणविक स्तर पर छिपे रहस्यों को उजागर कर सकती हैं। इन विधियों ने मानव प्रवास, प्राचीन रोगों और लंबे समय से विलुप्त हो चुकी आबादी के बीच संबंधों के बारे में हमारी समझ में पहले ही क्रांतिकारी बदलाव ला दिए हैं। हाल तक क्लियोपेट्रा पर इन तकनीकों को लागू करना असंभव प्रतीत होता था। उनकी कब्र का स्थान अज्ञात है और उनके डीएनए के उपयुक्त नमूने प्राप्त करना असंभव माना जाता था। इतिहासकारों ने मिस्र की अंतिम फराओ के बारे में जैविक सच्चाई को कभी न जानने की बात स्वीकार कर ली थी, हालांकि उस धारणा को ऐसे तरीकों से चुनौती मिलने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इतिहास ने उन्हें कैसे याद रखा? सदियों से क्लियोपेट्रा की जो छवि बनी हुई है वह तथ्य कल्पना, राजनीतिक प्रचार और रोमांटिक कल्पना का एक जटिल मिश्रण है। पीढ़ियों से उन्हें मुख्य रूप से एक मोहक स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है, एक ऐसी महिला जिसकी सुंदरता और आकर्षण प्राचीन राजनीति के निर्मम खेल में उनके सबसे बड़े हथियार थे। क्लियोपेट्रा का यह रूप अनगिनत चित्रों, उपन्यासों, नाटकों और हॉलीवुड फिल्मों में दिखाई देता है, जहां वह रेशमी तकियों पर लेटी हुई, गहनों से सजी हुई, अपनी स्त्रीत्व की चतुराई से शक्तिशाली पुरुषों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करती है। हालांकि यह लोकप्रिय छवि हमें ऐतिहासिक क्लियोपेट्रा के बारे में कम और उस समाज के बारे में अधिक बताती है जिसने इसे गढ़ा। हम जो कुछ भी जानते हैं उसका अधिकांश भाग रोमन स्रोतों से आता है, जिन्हें उन्हीं लोगों ने लिखा था जिन्होंने उसे पराजित किया था और जिनके पास उसकी उपलब्धियों को कम आंकने के सभी कारण थे। प्लूटार्क, डियो कैसियस और अन्य जैसे रोमन इतिहासकारों ने क्लियोपेट्रा की मृत्यु के दशकों या यहां तक कि सदियों बाद अपने वृत्तांत लिखे, जो परोक्ष सूचनाओं और विजयी सम्राट ऑगस्टस द्वारा प्रचारित आधिकारिक वृत्तांतों पर आधारित थे, जिन्होंने क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था। इन रोमन लेखकों ने क्लियोपेट्रा के प्रेम संबंधों पर जोर दिया, जबकि उनकी राजनीतिक कुशलता और बौद्धिक उपलब्धियों को कम महत्व दिया। उन्हें यह समझाना था कि कैसे एक विदेशी महिला ने रोम को लगभग घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, और सबसे आसान स्पष्टीकरण यह था कि उसने रोम के सबसे महान सेनापतियों को अपने विदेशी पूर्वी जादू और अप्रतिरोध्य शारीरिक सुंदरता से मोहित कर लिया था। इस वृत्तांत ने दोहरे उद्देश्य की पूर्ति की। एक ओर क्लियोपेट्रा के साथ गठबंधन करने वाले रोमन पुरुषों को क्षमादान दिया, वहीं दूसरी ओर मिस्र और पूर्व को खतरनाक पतित और रोमन मूल्यों के लिए खतरा बताया। क्लियोपेट्रा की जातीय पृष्ठभूमि का प्रश्न इतिहासकारों के बीच विशेष रूप से विवादास्पद हो गया। उसका परिवार टॉलेमिक राजवंश लगभग 3 शताब्दियों तक मिस्र पर शासन कर चुका था, लेकिन वे जातीय रूप से मिस्री नहीं थे। वे टॉलेमी प्रथम के वंशज थे, जो सिकंदर महान के अधीन सेवा करने वाले एक मैसेडोनियन ग्रीक सेनापति थे और जिन्होंने 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद मिस्र पर कब्जा कर लिया था। टॉलेमी वंश ने ग्रीक को अपनी दरबारी भाषा बनाए रखा, मिस्र के देवताओं के साथ साथ ग्रीक देवताओं की भी पूजा की और आम तौर पर भाई बहनों के बीच विवाह के माध्यम से अपने वंश को परिवार के भीतर ही रखा। इस जानकारी के आधार पर अधिकांश इतिहासकारों ने माना कि क्लियोपेट्रा मुख्य रूप से मैसेडोनियन ग्रीक मूल की थीं, हालांकि वंशावली अभिलेख में महत्वपूर्ण कमियां थीं। क्लियोपेट्रा के पिता की ओर से उनकी दादी की पहचान अज्ञात रही, जिससे यह अटकलें लगाई गईं कि क्या उनका संबंध मिस्र, सीरिया या अन्य मध्य पूर्वी वंश से था।
कुछ विद्वानों का तर्क था कि वह पूरी तरह से यूनानी रही होंगी, जबकि अन्य का सुझाव था कि वह मिश्रित वंश की हो सकती थीं, जिससे वह अपनी मिस्र की प्रजा के लिए अधिक प्रासंगिक बन जाती। रोमन लोगों द्वारा उनके रूप रंग के वर्णन से कुछ खास स्पष्टता नहीं मिली। प्लूटार्क ने प्रसिद्ध रूप से लिखा कि उनकी सुंदरता अतुलनीय नहीं थी, लेकिन उनके आकर्षण, बुद्धिमत्ता और आवाज ने उन्हें बेहद आकर्षक बना दिया था। उनके शासनकाल में ढाले गए प्राचीन सिक्कों पर एक उभरी हुई नाक और मजबूत चेहरे वाली महिला को दर्शाया गया है, जो बाद की यूरोपीय कला के पारंपरिक सौंदर्य मानकों से बिल्कुल अलग है। फिर भी पुनर्जागरण और विक्टोरियन युग के कलाकारों ने लगातार क्लियोपेट्रा को शास्त्रीय विशेषताओं, गोरी त्वचा और अलंकृत वेशभूषा वाली एक यूरोपीय सुंदरी के रूप में चित्रित किया, जो ऐतिहासिक सटीकता के बजाय उनके समकालीन आदर्शों को दर्शाती थी। ऐतिहासिक प्रमाण और सांस्कृतिक प्रस्तुति के बीच इस अंतर ने क्लियोपेट्रा की ऐसी छवि बनाई जो वास्तविकता से कहीं अधिक कल्पना में विद्यमान थी। वह हर पीढ़ी की जरूरतों के अनुसार ढलती चली गई एक खाली कैनवास, जिस पर समाजों ने शक्ति, नारीत्व, जातीयता और विदेशी पूर्व के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। अपनी वास्तविक वंशावली और शारीरिक विशेषताओं के साथ वह वास्तविक महिला मिथकों की परतों के नीचे छिपी रही। क्लियोपेट्रा के डीएनए को प्राप्त करना दशकों तक एक असंभव चुनौती प्रतीत होती रही। अन्य प्रसिद्ध ऐतिहासिक हस्तियों के विपरीत, जिनके अवशेषों की पहचान और अध्ययन किया जा चुका है, क्लियोपेट्रा का अंतिम विश्राम स्थल पुरातत्व के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। प्राचीन स्रोतों से पता चलता है कि उन्हें मार्क एंटनी के साथ अलेक्जेंड्रिया के पास किसी मकबरे में दफनाया गया था, लेकिन सटीक स्थान कभी नहीं मिल पाया। उनकी मम्मी या कंकाल अवशेषों के अभाव में डीएनए के सीधे नमूने प्राप्त करना असंभव प्रतीत होता था। हालांकि वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि क्लियोपेट्रा की आनुवंशिक जानकारी प्राप्त करने का एक और तरीका हो सकता है। टॉलेमिक राजवंश सत्ता को मजबूत बनाए रखने और अपनी शाही वंश परंपरा को कायम रखने के लिए परिवार के भीतर ही विवाह करता था। इसका अर्थ यह था कि क्लियोपेट्रा के रिश्तेदारों, जिनमें उसकी बहन आर्सिनोई चतुर्थ भी शामिल थी, का डीएनए क्लियोपेट्रा से काफी हद तक मिलता जुलता था। यदि शोधकर्ता करीबी परिवार के सदस्यों के अवशेषों का पता लगाकर उनका विश्लेषण कर सकें, तो वे एक आनुवंशिक प्रोफाइल का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, जिससे क्लियोपेट्रा के बारे में बहुत कुछ पता चल सकेगा। यह महत्वपूर्ण खोज एक अप्रत्याशित स्रोत से हुई। 1926 में आधुनिक तुर्की के एक प्राचीन शहर इफिसस में काम कर रहे पुरातत्वविदों ने आर्टेमिस के मंदिर में एक मकबरा खोजा। ऐतिहासिक अभिलेखों से संकेत मिला कि यह क्लियोपेट्रा की छोटी बहन आर्सिनोई का दफन स्थान हो सकता है, जिसे क्लियोपेट्रा के आदेश पर निर्वासित कर दिया गया था और अंततः उसकी हत्या कर दी गई थी। ये अवशेष दशकों तक भंडार में पड़े रहे। वैज्ञानिक समुदाय इन्हें लगभग भुला चुका था, जब तक कि आधुनिक डीएनए तकनीक इतनी उन्नत नहीं हो गई कि इनका विश्लेषण संभव हो सके। प्राचीन हड्डियों से उपयोगी आनुवंशिक सामग्री निकालना तकनीकी दृष्टि से बेहद कठिन है। डीएनए समय के साथ क्षीण होता जाता है, सदियों बीतने के साथ साथ छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता जाता है। गर्मी, नमी और मिट्टी की रासायनिक संरचना जैसे पर्यावरणीय कारक इस क्षरण को और तेज कर देते हैं। बैक्टीरिया, कवक और आधुनिक मानव हस्तक्षेप से होने वाला संदूषण नमूनों को और भी खराब कर सकता है। वैज्ञानिकों को खराब हो चुके जैविक पदार्थों से प्रामाणिक प्राचीन डीएनए को अलग करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करना पड़ा। शोध दल ने अतिरिक्त संदूषण को रोकने के लिए रोगाणु मुक्त प्रयोगशाला स्थितियों का उपयोग किया। उन्होंने हड्डी के सबसे घने हिस्सों में छेद किया,
जहां डीएनए के संरक्षण की सबसे अधिक संभावना थी और विश्लेषण के लिए छोटे छोटे नमूने निकाले। उन्नत अनुक्रमण तकनीक ने उन्हें अत्यधिक खंडित आनुवंशिक सामग्री को भी पढ़ने में सक्षम बनाया। डीएनए के छोटे छोटे खंडों को हजारों सूक्ष्म टुकड़ों वाली पहेली की तरह जोड़कर इस प्रक्रिया में वर्षों का अथक परिश्रम लगा। शोधकर्ताओं को यह सत्यापित करना था कि प्राप्त डीएनए वास्तव में प्राचीन है न कि आधुनिक संदूषण। उन्होंने अपने परिणामों की तुलना भूमध्य सागरीय और मध्य पूर्वी आबादी से प्राप्त आनुवंशिक जानकारी के डेटाबेस से की। उन्होंने टॉलेमिक वंश वृक्ष के ऐतिहासिक अभिलेखों का मिलान करके यह सुनिश्चित किया कि अवशेष वास्तव में क्लियोपेट्रा के निकट परिवार के किसी सदस्य के ही हैं। निष्कर्षों की पुष्टि के लिए कई प्रयोगशालाओं ने स्वतंत्र रूप से नमूनों का विश्लेषण किया। प्राचीन डीएनए अनुसंधान में यह सहकर्मी समीक्षा प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक भी गलती या संदूषण वर्षों के परिश्रम को व्यर्थ कर सकता है। वैज्ञानिकों को अपने निष्कर्षों पर आश्वस्त होने से पहले प्रत्येक परीक्षण के परिणाम एक समान होने चाहिए थे। अंततः व्यापक विश्लेषण और सत्यापन के बाद टीम ने घोषणा की कि उन्होंने क्लियोपेट्रा की बहन के डीएनए का सफलतापूर्वक अनुक्रमण कर लिया है। इस आनुवंशिक जानकारी ने क्लियोपेट्रा की जैविक विरासत को समझने का सबसे सटीक अवसर प्रदान किया। नतीजे सामने आने ही वाले थे और ये मिस्र की महान रानी के बारे में इतिहासकारों के अब तक के सारे ज्ञान को चुनौती देने वाले थे। डीएनए के नतीजे जब आखिरकार प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए तो इन निष्कर्षों ने अकादमिक जगत में हलचल मचा दी। आनुवंशिक विश्लेषण ने कुछ ऐसा खुलासा किया जो क्लियोपेट्रा के वंश और जातीय पृष्ठभूमि के बारे में सदियों पुरानी ऐतिहासिक मान्यताओं के विपरीत था। अधिकांश विद्वानों की अपेक्षा के विपरीत डीएनए परीक्षण से शाही परिवार की वास्तविक उत्पत्ति के बारे में कहीं अधिक जटिल और आश्चर्यजनक कहानी सामने आई। इससे क्लियोपेट्रा के वंश में उत्तरी अफ्रीका के महत्वपूर्ण पूर्वज पाए गए, जिससे पता चलता है कि उनके परिवार का स्थानीय मिस्र की आबादी के साथ ऐतिहासिक अभिलेखों में दर्ज जानकारी से कहीं अधिक मेल जोल था। इस खोज ने उस पुरानी मान्यता को सीधे चुनौती दी कि टॉलेमी वंश ने पीढ़ियों से अंतर्विवाह के माध्यम से सख्त जातीय अलगाव बनाए रखा था। आनुवंशिक चिन्हों ने प्राचीन मिस्र की आबादी से स्पष्ट संबंध दर्शाए, जिससे पता चलता है कि क्लियोपेट्रा के पिता की ओर से कम एक अज्ञात पूर्वज पूरी तरह या आंशिक रूप से मिस्र का रहा होगा। इससे भी अधिक अप्रत्याशित बात यह थी कि आनुवंशिक प्रोफाइल में उप-सहारा अफ्रीकी वंश के प्रमाण मिले। हालांकि प्राचीन डीएनए के खंडित स्वरूप के कारण सटीक प्रतिशत निर्धारित करना कठिन रहा, लेकिन इन चिन्हों की उपस्थिति निर्विवाद थी। इस खोज से मिस्र के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों की आबादी से संबंध होने का संकेत मिला, संभवतः व्यापार मार्गों, राजनयिक विवाहों या नील नदी घाटी में प्रचलित प्रवासन पैटर्न के माध्यम से। विश्लेषण में लेवांत क्षेत्र से भी वंश के निशान मिले, जिसमें आधुनिक सीरिया, लेबनान और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। यह निष्कर्ष टॉलेमिक राजवंश के पूर्वी भूमध्य सागर में फैले राजनीतिक संबंधों को देखते हुए तर्कसंगत प्रतीत होता है, लेकिन इस वंश का अनुपात अपेक्षा से अधिक था। इससे यह संकेत मिलता है कि क्लियोपेट्रा की अज्ञात नानी या अन्य मातृ पूर्वज मैसेडोनिया या ग्रीस के बजाय इन्हीं क्षेत्रों से आए होंगे। इन परिणामों की खास बात यह थी कि इन्होंने क्लियोपेट्रा की उस छवि को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया, जिसे सदियों से यूरोपीय कला और विद्वत्ता के माध्यम से गढ़ा और पुष्ट किया गया था। आनुवंशिक प्रमाणों से एक ऐसी महिला की छवि सामने आई जो वास्तव में बहुजातीय थी, प्राचीन भूमध्य सागरीय क्षेत्र की महानगरीय दुनिया की उपज थी, जहां आबादी का मिश्रण
बाद के इतिहासकारों की धारणाओं की तुलना में कहीं अधिक स्वतंत्र रूप से होता था। शोधकर्ताओं ने पाया कि ये निष्कर्ष क्लियोपेट्रा के समय के दौरान अलेक्जेंड्रिया के बारे में विद्वानों के ज्ञान से मेल खाते हैं। यह शहर प्राचीन विश्व के सबसे विविधतापूर्ण शहरों में से एक था, जहां यूनानी, मिस्रवासी, यहूदी, सीरियाई, नूबियाई और अफ्रीका एवं एशिया के विभिन्न क्षेत्रों के लोग रहते थे। जातीय सीमाओं के पार वैवाहिक संबंध और गठबंधन आम थे, विशेष रूप से कुलीन वर्गों के बीच, जो रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से सत्ता को मजबूत करना चाहते थे। डीएनए परिणामों से क्लियोपेट्रा की संभावित शारीरिक बनावट के बारे में भी जानकारी मिली। त्वचा के रंग से जुड़े आनुवंशिक चिन्हों से पता चलता है कि उनका रंग भूमध्य सागरीय जैतून और गहरे भूरे रंग के बीच का रहा होगा। निश्चित रूप से वह पुनर्जागरण काल की चित्रकलाओं और हॉलीवुड फिल्मों में दिखाई गई गोरी त्वचा वाली यूरोपीय सुंदरी जैसी नहीं थी। उनकी शारीरिक बनावट उनकी मिश्रित विरासत को दर्शाती थी, जिसमें कई पूर्वज समुदायों के लक्षण समाहित थे। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आनुवंशिक विश्लेषण से पता चला कि प्राचीन शाही परिवार ऐतिहासिक अभिलेखों में दर्ज जानकारी की तुलना में कहीं अधिक जातीय रूप से विविध थे। वंशावली संबंधी दस्तावेजों में मौजूद कमियों ने विभिन्न समुदायों के बीच पीढ़ियों से चले आ रहे अंतर्विवाहों को छिपा दिया था, जिससे जातीय शुद्धता की एक झूठी धारणा बनी जो वास्तव में कभी अस्तित्व में नहीं थी। क्लियोपेट्रा केवल यूनानी या केवल मिस्र की नहीं थी। वह प्राचीन भूमध्य सागरीय दुनिया की सच्ची संतान थीं, जो आनुवंशिक रूप से कई महाद्वीपों और संस्कृतियों से जुड़ी हुई थीं। इतिहास के लिए इसका क्या अर्थ है? क्लियोपेट्रा के वंश के बारे में डीएनए से हुए खुलासों ने इतिहासकारों को न केवल एक महिला की कहानी पर, बल्कि प्राचीन भूमध्य सागरीय सभ्यता के पूरे वृत्तांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। दशकों तक पाठ्यपुस्तकों में प्राचीन समाजों को उनकी वास्तविक स्थिति से कहीं अधिक जातीय रूप से विभाजित दिखाया गया था, जिनमें यूनानी, मिस्रवासी, रोमन और अन्य समुदायों के बीच स्पष्ट सीमाएं थीं। आनुवंशिक साक्ष्यों से पता चला कि वास्तविकता इन सरलीकृत श्रेणियों की तुलना में कहीं अधिक जटिल और परस्पर जुड़ी हुई थी। शैक्षणिक संस्थानों ने तुरंत अपने पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री की समीक्षा शुरू कर दी थी। कई वर्षों से टॉलेमिक राजवंश के बारे में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों को अपने व्याख्यानों में संशोधन करने और मिस्र में इस यूनानी शासक परिवार के वास्तविक कामकाज के बारे में अपनी समझ को अद्यतन करने की आवश्यकता महसूस हुई। विदेशी शासकों द्वारा अपनी प्रजा से पूर्ण अलगाव बनाए रखने का पुराना मॉडल वैज्ञानिक जांच में खरा नहीं उतरता था। इसके बजाय साक्ष्य एक ऐसे शाही परिवार की ओर इशारा करते थे जो पीढ़ियों से स्थानीय आबादी के साथ घुल मिल गया था, जिससे एक ऐसी मिश्रित संस्कृति का निर्माण हुआ जो न तो पूरी तरह से यूनानी थी और न ही पूरी तरह से मिस्री। इस खोज के दूरगामी परिणाम क्लियोपेट्रा तक ही सीमित नहीं थे। यदि टॉलेमी वंश ने अभिलेखों में दर्ज जानकारी से कहीं अधिक अन्य जातीय समूहों के साथ मेलजोल किया था, तो अन्य प्राचीन राजवंशों का क्या हुआ होगा? इतिहासकारों ने सीरिया में सेल्यूसिड साम्राज्य, नूबिया के राज्यों और अन्य प्राचीन राज्यों के बारे में प्रचलित धारणाओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, जहां शाही वंशावलियों में महत्वपूर्ण कमियां थीं। डीएनए निष्कर्षों ने प्राचीन विश्व भर में प्रवासन, अंतर्विवाह और सांस्कृतिक आदान प्रदान के बारे में नए शोध प्रश्न खोल दिए। संग्रहालयों पर अपनी प्रदर्शनियों और व्याख्यात्मक सामग्रियों को अद्यतन करने का दबाव पड़ा। क्लियोपेट्रा को विशुद्ध रूप से यूनानी के रूप में प्रस्तुत करने वाली प्रदर्शनियां अब भ्रामक प्रतीत होने लगीं। संस्थानों ने उनकी बहुजातीय विरासत और टॉलेमिक मिस्र के महानगरीय स्वरूप के बारे में संदर्भ जोड़ना शुरू कर दिया। कुछ संग्रहालयों ने आनुवंशिक आंकड़ों के आधार पर
क्लियोपेट्रा की उपस्थिति के नए पुनर्निर्माण करवाए, जिससे उन पुरानी तस्वीरों को बदल दिया गया जो ऐतिहासिक सटीकता के बजाय यूरोपीय सौंदर्य मानकों को दर्शाती थीं। इन खोजों ने इस बात पर भी महत्वपूर्ण चर्चाएं शुरू कर दीं कि आधुनिक राजनीति और पूर्वाग्रहों ने ऐतिहासिक व्याख्या को कैसे आकार दिया है। सदियों से यूरोपीय और अमेरिकी विद्वानों ने क्लियोपेट्रा की विरासत के ग्रीक पहलुओं पर जोर दिया था, जबकि संभावित अफ्रीकी और मध्य पूर्वी वंश को कम महत्व दिया या अनदेखा किया था। इतिहास की यह चयनात्मक व्याख्या प्राचीन वास्तविकताओं की तुलना में समकालीन नस्लीय दृष्टिकोणों को अधिक दर्शाती थी। डीएनए साक्ष्य ने भूमध्य सागरीय सभ्यताओं की विविध आनुवंशिक जड़ों को नजरअंदाज करना असंभव बना दिया। शैक्षिक प्रकाशकों ने नए संस्करणों की छपाई से पहले पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए हड़बड़ी मचा दी। क्लियोपेट्रा को मैसेडोनियन ग्रीक बताने वाले अंशों में उनकी मिश्रित वंशावली को दर्शाने के लिए संशोधन की आवश्यकता थी। विश्व इतिहास के पाठ्यक्रमों में प्राचीन संस्कृतियों को पृथक सभ्यताओं के रूप में मानने के बजाय उनकी परस्पर संबद्धता पर अधिक जोर देने की आवश्यकता थी। शिक्षकों को छात्रों के साथ इन निष्कर्षों पर चर्चा करने और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों द्वारा ऐतिहासिक कथाओं के स्वरूप में आए बदलावों को समझाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। वैज्ञानिक समुदाय ने स्वयं ऐतिहासिक अध्ययनों में आनुवंशिक अनुसंधान के महत्व के बारे में बहुमूल्य सबक सीखे। प्राचीन डीएनए विश्लेषण ने मान्यताओं को चुनौती देने और दस्तावेजी अभिलेखों में मौजूद कमियों को भरने के एक उपकरण के रूप में अपनी उपयोगिता साबित कर दी थी। वित्त पोषण एजेंसियों ने इसी तरह की परियोजनाओं की ओर अधिक संसाधन लगाना शुरू कर दिया ताकि उन अन्य ऐतिहासिक हस्तियों की जांच की जा सके जिनकी वंशावली अनिश्चित या विवादित बनी हुई थी। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्लियोपेट्रा से संबंधित खोजों ने यह साबित कर दिया कि इतिहास कभी पूरी तरह स्थिर नहीं होता। नई प्रौद्योगिकियां और पद्धतियां हमेशा ऐसी जानकारी सामने ला सकती हैं जो स्थापित धारणाओं को चुनौती देती हैं। एक पीढ़ी के लिए जो ज्ञान निश्चित प्रतीत होता था, अगली पीढ़ी द्वारा खोजे गए साक्ष्यों से वह उलट सकता है। अतीत की कहानी गतिशील बनी रहती है, निरंतर विकसित होती रहती है, क्योंकि नए उपकरण हमें ऐसे प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने की अनुमति देते हैं जिनकी पूर्व के विद्वानों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दुनिया ने कैसी प्रतिक्रिया दी? क्लियोपेट्रा के डीएनए परिणामों की घोषणा ने तत्काल मीडिया में सनसनी पैदा कर दी, जो अकादमिक पत्रिकाओं और विश्वविद्यालय के व्याख्यान कक्षों से कहीं अधिक दूर तक फैल गई। प्रकाशन के कुछ ही घंटों के भीतर ये निष्कर्ष विश्व भर की खबरों में छा गए। प्रमुख टेलीविजन चैनलों ने अपने नियमित कार्यक्रम रोककर इस खोज की रिपोर्ट दी, जबकि समाचार पत्रों ने इसे दशकों की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज बताते हुए अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों लोगों की चर्चाओं, बहसों और प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई, जो अचानक प्राचीन आनुवंशिकी में रुचि लेने लगे थे। मनोरंजन जगत ने विशेष तीव्रता से प्रतिक्रिया दी। हॉलीवुड स्टूडियो, जो क्लियोपेट्रा पर आधारित फिल्में बना रहे थे, अचानक अपने कास्टिंग निर्णयों और रचनात्मक दृष्टिकोणों को समायोजित करने के लिए संघर्ष करने लगे। पिछली फिल्मों में लगभग विशेष रूप से श्वेत यूरोपीय अभिनेत्रियों को ही इस भूमिका के लिए चुना गया था, जिनमें क्लॉडेट कोलबर्ट से लेकर एलिजाबेथ टेलर और हाल के प्रयास शामिल हैं। अब निर्माताओं को प्रामाणिकता और प्रस्तुति से जुड़े ऐसे सवालों का सामना करना पड़ा जिन्हें आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता था। क्लियोपेट्रा की बहुजातीय विरासत की नई समझ को दर्शाने के लिए कई घोषित परियोजनाओं को स्थगित कर दिया गया या पूरी तरह से पुनर्परिभाषित किया गया। प्रकाशन गृहों में क्लियोपेट्रा और प्राचीन मिस्र के बारे में पुस्तकों की मांग में भारी वृद्धि देखी गई। कुछ ही साल पहले प्रकाशित जीवनियां अचानक पुरानी लगने लगीं।
लेखकों ने डीएनए निष्कर्षों को शामिल करते हुए नई रचनाएं तैयार करने की होड़ लगा दी, जबकि पुरानी पुस्तकों के अद्यतन संस्करणों में आनुवंशिक प्रमाणों से संबंधित अतिरिक्त अध्याय जोड़े गए। ऐतिहासिक कथा लेखकों की रचनाएं या तो सही साबित हुईं या फिर उनके उपन्यासों में क्लियोपेट्रा की छवि के आधार पर खंडित हो गईं। शैक्षणिक सम्मेलनों में इन निष्कर्षों के निहितार्थों पर चर्चा के लिए पूरे सत्र समर्पित किए गए। मिस्र विज्ञानी, आनुवंशिकी विज्ञानी, इतिहासकार और मानव विज्ञानी अपने अपने क्षेत्रों के लिए इन परिणामों के अर्थ पर बहस करने के लिए एकत्रित हुए। कुछ विद्वानों ने इन प्रमाणों का उत्साहपूर्वक स्वागत किया, क्योंकि वे इसे उन सिद्धांतों की पुष्टि के रूप में देख रहे थे जिन पर उन्हें लंबे समय से संदेह था। कुछ लोगों ने इन निष्कर्षों को लेकर सावधानी बरती कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए और सहकर्मियों से आग्रह किया कि वे किसी एक अध्ययन के आधार पर जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें। सोशल मीडिया डीएनए साक्ष्यों की परस्पर विरोधी व्याख्याओं का अखाड़ा बन गया। कुछ उपयोगकर्ताओं ने इन निष्कर्षों को इस बात के प्रमाण के रूप में सराहा कि प्राचीन सभ्यताएं आम धारणा से कहीं अधिक विविध थीं। कुछ लोगों ने शोध की वैधता पर सवाल उठाए या आधुनिक जातीय श्रेणियों के संदर्भ में आनुवंशिक चिन्हों के वास्तविक अर्थ पर बहस की। क्लियोपेट्रा से संबंधित हैशटैग हफ्तों तक ट्रेंड करते रहे, क्योंकि लोग लेख साझा करते रहे, मीम्स बनाते रहे और नस्ल प्रतिनिधित्व और ऐतिहासिक सटीकता पर गर्मागर्म चर्चाओं में शामिल होते रहे। YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर शैक्षिक सामग्री बनाने वालों ने आम दर्शकों को डीएनए परिणामों की व्याख्या करने वाले अनगिनत वीडियो बनाए। कुछ लोगों ने वैज्ञानिक रूप से सटीक दृष्टिकोण अपनाते हुए दर्शकों को आनुवंशिक प्रमाणों और उनकी सीमाओं के बारे में विस्तार से बताया। वहीं अन्य लोगों ने निष्कर्षों को सनसनीखेज बनाकर ऐसे दावे किए जो शोध में सामने आई बातों से कहीं आगे थे। जैसे जैसे यह कहानी विभिन्न ऑनलाइन समुदायों में फैलती गई, तथ्य जांचकर्ताओं को गलत सूचनाओं को सुधारने में व्यस्त रहना पड़ा। संग्रहालयों ने मिस्र की प्रदर्शनियों में आने वाले दर्शकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। आगंतुक क्लियोपेट्रा के युग की कलाकृतियों को नए नजरिए से देखना चाहते थे। टॉलेमिक मिस्र की विशेषता रही। जटिल सांस्कृतिक मिश्रण को समझने के बाद उपहार की दुकानों से क्लियोपेट्रा से संबंधित सामान तुरंत बिक गया और संस्थानों ने डीएनए निष्कर्षों और उनके ऐतिहासिक महत्व पर आधारित नए शैक्षिक कार्यक्रम विकसित किए। इस खुलासे ने एक वैज्ञानिक खोज से परे जाकर एक सांस्कृतिक क्षण का रूप ले लिया। क्लियोपेट्रा के डीएनए परिणामों ने पहचान, प्रतिनिधित्व, ऐतिहासिक पूर्वाग्रह और लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती देने में विज्ञान की शक्ति के बारे में चर्चाओं को जन्म दिया। जिन लोगों को प्राचीन इतिहास में कभी विशेष रुचि नहीं थी, वे भी इन निष्कर्षों के अर्थ और आधुनिक दुनिया में इनके महत्व को लेकर होने वाली बहसों में शामिल हो गए। क्लियोपेट्रा के डीएनए से सबक। क्लियोपेट्रा की बहन के अवशेषों के माध्यम से उनकी आनुवंशिक विरासत के सफल विश्लेषण ने अतीत की हमारी समझ को नया आकार देने के लिए प्राचीन डीएनए प्रौद्योगिकी की क्रांतिकारी क्षमता को प्रदर्शित किया। कुछ दशक पहले तक जो असंभव प्रतीत होता था, 2000 वर्ष से अधिक पूर्व के लोगों से आनुवंशिक जानकारी प्राप्त करना न केवल संभव हो गया, बल्कि यह पहले से कहीं अधिक विश्वसनीय और जानकारीपूर्ण भी हो गया। यह अभूतपूर्व खोज मात्र एक ऐतिहासिक रहस्य को सुलझाने से कहीं अधिक थी। इसने मानव इतिहास के अनगिनत सवालों के जवाब खोजने के द्वार खोल दिए जो पहले हमारी पहुंच से परे प्रतीत होते थे। क्लियोपेट्रा परियोजना के दौरान विकसित और परिष्कृत की गई तकनीकों को अब दुनिया भर के अन्य पुरातात्विक अवशेषों पर लागू किया जा सकता था। वैज्ञानिकों ने पाया कि संग्रहालयों और भंडारण सुविधाओं में
हजारों प्राचीन कंकाल के नमूने मौजूद थे जिनका आधुनिक आनुवंशिक विधियों से कभी विश्लेषण नहीं किया गया था। इनमें से प्रत्येक नमूने में प्राचीन समाजों में प्रवास के तरीकों, पारिवारिक संबंधों, बीमारियों की व्यापकता और जनसंख्या मिश्रण के बारे में रहस्य छिपे हो सकते थे। क्लियोपेट्रा से मिली जानकारियों ने शोधकर्ताओं को नए उपकरणों के साथ पुरानी खुदाई स्थलों पर फिर से जाने के लिए प्रेरित किया, जिससे ऐसी जानकारी प्राप्त हुई जो पुरातत्वविदों की पिछली पीढ़ियों को कभी नहीं मिल पाई थी। प्राचीन डीएनए अनुसंधान ने भविष्य के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियों के संरक्षण के महत्व को भी उजागर किया। जिन अवशेषों का उत्खनन के समय सीमित अनुसंधान मूल्य प्रतीत होता था, वे प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आर्सेनोई से संबंधित मानी जाने वाली हड्डियां दशकों तक उपेक्षित पड़ी रहीं, लेकिन बाद में क्लियोपेट्रा की विरासत को समझने की कुंजी बन गईं। इस एहसास ने संग्रहालयों और अनुसंधान संस्थानों को व्यापक संग्रह बनाए रखने और भंडारण की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य के वैज्ञानिकों को उन तकनीकों का उपयोग करके विश्लेषण करने के लिए सामग्री उपलब्ध हो जो अभी तक आविष्कार नहीं हुई हैं। क्लियोपेट्रा मामले ने दिखाया कि कैसे वैज्ञानिक प्रमाण सदियों से ऐतिहासिक व्याख्या को आकार देने वाले सांस्कृतिक आख्यानों और पूर्वाग्रहों को चुनौती दे सकते हैं। डीएनए परिणामों ने विद्वानों को इस बात का सामना करने के लिए मजबूर किया कि नस्ल जातीयता और सांस्कृतिक शुद्धता के बारे में उनकी अपनी धारणाओं ने प्राचीन स्रोतों की उनकी व्याख्या को कैसे प्रभावित किया था। यह आत्मचिंतन मिस्र विज्ञान से परे अन्य क्षेत्रों तक भी फैला, जहां इसी तरह के पूर्वाग्रहों ने अतीत की समझ को विकृत कर दिया होगा। इतिहासकारों ने यह सवाल करना शुरू किया कि कठोर वैज्ञानिक परीक्षण के अधीन किए जाने पर अन्य कौन सी पारंपरिक मान्यताएं धराशायी हो सकती हैं। निष्कर्षों ने प्राचीन और आधुनिक दोनों संदर्भों में आनुवंशिकी और पहचान के बीच जटिल संबंध को भी उजागर किया। क्लियोपेट्रा की बहुजातीय विरासत से पता चलता है कि प्राचीन भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लोग नस्ल और जातीयता को उन कठोर श्रेणियों में नहीं देखते थे जिन्हें बाद के समाजों ने उन पर थोपा। प्राचीन पहचान लचीली थी, जो आनुवंशिक वंश की तुलना में भाषा, संस्कृति और राजनीतिक निष्ठा पर अधिक आधारित थी। इस अंतर्दृष्टि ने नस्ल के बारे में समकालीन विचारों को उन ऐतिहासिक समुदायों पर थोपने की आधुनिक प्रवृत्ति को चुनौती दी जो पूरी तरह से अलग सामाजिक ढांचों के अंतर्गत रहते थे। शैक्षणिक संस्थानों ने यह महसूस किया कि प्राचीन डीएनए अनुसंधान को मानक ऐतिहासिक प्रशिक्षण का हिस्सा बनाना आवश्यक है। भावी इतिहासकारों को आनुवंशिक विज्ञान की इतनी अच्छी समझ होनी चाहिए कि वे अध्ययनों की व्याख्या कर सकें और निष्कर्षों को अपने कार्य में शामिल कर सकें। विश्वविद्यालयों ने अंतःविषयक कार्यक्रम विकसित करना शुरू किया, जिनमें पारंपरिक ऐतिहासिक पद्धतियों को आनुवंशिकी, रसायन विज्ञान और अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों के प्रशिक्षण के साथ जोड़ा गया। इससे 21वीं सदी में ऐतिहासिक शोध करने के तरीके में एक मौलिक बदलाव आया। क्लियोपेट्रा से संबंधित खोजों के प्रति जनता के उत्साह ने ऐतिहासिक प्रश्नों के वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित उत्तरों के प्रति गहरी जिज्ञासा को उजागर किया। लोग अतीत के बारे में सच्चाई जानना चाहते थे, भले ही वह सच्चाई जानी पहचानी कहानियों या रोमांटिक मिथकों को चुनौती देती हो। साक्ष्य आधारित इतिहास की इस मांग ने वित्त पोषण एजेंसियों को प्राचीन डीएनए परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया और इस प्रकार के शोध से जुड़ी महत्वपूर्ण लागतों को उचित ठहराने में मदद की। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने कई अन्य ऐतिहासिक हस्तियों की पहचान की जिनके डीएनए को पुनर्प्राप्त और विश्लेषण किया जा सकता है। विभिन्न सभ्यताओं के शाही परिवार, महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता, कलाकार
और धार्मिक हस्तियां ऐसे आनुवंशिक रहस्य उजागर कर सकते हैं जो ऐतिहासिक समझ को नया आकार दे सकते हैं। क्लियोपेट्रा परियोजना ने इस अवधारणा को सिद्ध कर दिया था। अब चुनौती यह तय करने की थी कि आगे किन रहस्यों की खोज की जाए और प्राचीन डीएनए मानव अतीत के बारे में किन सवालों के जवाब देने में सबसे उपयोगी साबित हो सकता है। यह विरासत जारी है। उनकी मृत्यु के 2 सहस्राब्दी से भी अधिक समय बाद क्लियोपेट्रा इतिहास की सबसे आकर्षक और चर्चित हस्तियों में से एक बनी हुई हैं। डीएनए से जुड़े खुलासों ने उनकी अमर कहानी में एक नया अध्याय जोड़ दिया है, लेकिन इससे प्राचीन काल से उनके प्रति लोगों का आकर्षण कम नहीं हुआ है, बल्कि इन आनुवंशिक खोजों ने सदियों से चली आ रही कहानियों और रूढ़ियों के पीछे छिपी जटिल वास्तविकता को उजागर करके उन्हें समकालीन पाठकों के लिए और भी रोचक और प्रासंगिक बना दिया है। इस खोज ने क्लियोपेट्रा को आने वाली पीढ़ियों में याद रखने और प्रस्तुत करने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया। अब उन्हें न तो केवल विदेशी प्रजा पर शासन करने वाली एक यूनानी रानी के रूप में चित्रित किया जा सकता था, न ही रोमन प्रचार में दिखाई गई एक आकर्षक पूर्वी महिला के रूप में। डीएनए साक्ष्य ने उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत किया, एक ऐसी महिला जिसका अस्तित्व ही प्राचीन भूमध्य सागरीय दुनिया की परस्पर संबद्धता का प्रतीक था। उनकी मिश्रित वंशावली एक महानगरीय सभ्यता की वास्तविकता को दर्शाती है, जहां 3 महाद्वीपों के लोग मिलते थे, व्यापार करते थे, आपस में विवाह करते थे और ऐसी संस्कृतियों का निर्माण करते थे जो सरल जातीय श्रेणियों से परे थीं। क्लियोपेट्रा की यह अधिक सूक्ष्म समझ आधुनिक दुनिया के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करती है। बढ़ते वैश्वीकरण और सांस्कृतिक मिश्रण के युग में उनकी कहानी ने यह प्रदर्शित किया कि विविधता और अंतर संबंध कोई नई घटना नहीं थी, बल्कि पूरे इतिहास में मानव समाजों की विशेषता रही है। प्राचीन भूमध्य सागर अलग-थलग सभ्यताओं का समूह नहीं था, बल्कि एक गतिशील नेटवर्क था, जहां विचार वस्तुएं और जीन राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होते थे। क्लियोपेट्रा के डीएनए ने मानवीय जुड़ाव की एक ऐसी कहानी बयां की जो बहुसंस्कृतिवाद और संकर पहचान के समकालीन अनुभवों से मेल खाती है। ये निष्कर्ष इस बात की भी याद दिलाते हैं कि इतिहास कभी पूर्ण या अंतिम नहीं होता। प्रत्येक पीढ़ी अतीत के अध्ययन में नए उपकरण, नए दृष्टिकोण और नए प्रश्न लेकर आती है। एक युग में जो निश्चित प्रतीत होता है, वह अगले युग में प्राप्त साक्ष्यों द्वारा उलट सकता है। हमारे ज्ञान में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं और भविष्य की प्रौद्योगिकियां निस्संदेह ऐसी जानकारी प्रकट करेंगी जो वर्तमान विधियों से प्राप्त नहीं की जा सकती। प्राचीन डीएनए विश्लेषण उन अनेक वैज्ञानिक दृष्टिकोणों में से एक था जो आने वाले दशकों में ऐतिहासिक समझ को लगातार बदलते रहेंगे। शोधकर्ता पहले से ही प्रारंभिक डीएनए परिणामों से उठे प्रश्नों का पता लगाने के लिए आगे के अध्ययनों की योजना बना रहे थे। क्या टॉलेमिक परिवार के अन्य सदस्यों से प्राप्त अतिरिक्त नमूने क्लियोपेट्रा के वंश के बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं? क्या अलेक्जेंड्रिया के पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त पर्यावरणीय डीएनए उसकी राजधानी की व्यापक आबादी के बारे में आनुवंशिक जानकारी दे सकता है? क्या हड्डियों के आइसोटोप विश्लेषण से शाही दरबार में आहार, स्वास्थ्य और जीवन स्थितियों के बारे में जानकारी मिल सकती है? प्रत्येक प्रश्न ने जांच के नए रास्ते खोले जो क्लियोपेट्रा के मिस्र में जीवन को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने में सहायक होंगे। क्लियोपेट्रा की वास्तविक कब्र की खोज नए जोश के साथ जारी रही। अलेक्जेंड्रिया और उसके आसपास के कई आशाजनक स्थलों पर काम कर रहे पुरातत्वविदों को उम्मीद थी कि उनकी कब्रगाह की खोज से डीएनए के सीधे नमूने और शायद अतिरिक्त कलाकृतियां मिल सकेंगी, जिनसे उनके जीवन और शासनकाल के बारे में बचे हुए सवालों के जवाब मिल सकेंगे।
उनकी बहन से प्राप्त आनुवंशिक निष्कर्षों ने व्यापक विश्लेषण के लिए वैज्ञानिकों की उत्सुकता बढ़ा दी थी। हालांकि शोधकर्ताओं ने स्वीकार किया कि 2000 वर्षों के बाद कब्र का पता लगाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। शैक्षिक पहलों ने यह सुनिश्चित किया कि भावी छात्र क्लियोपेट्रा के बारे में, डीएनए साक्ष्यों और प्राचीन सभ्यताओं के बारे में इससे मिलने वाले व्यापक पाठों को प्रतिबिंबित करते हुए सीखें। पाठ्यक्रम निर्माताओं ने प्राचीन इतिहास को स्थिर और एक रूप के बजाय गतिशील और विविध रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। लक्ष्य यह था कि युवा पीढ़ी यह समझ सके कि अतीत में वास्तविक मनुष्य रहते थे, जिनका जीवन हमारे जीवन की तरह ही जटिल और विविध था, न कि उन सरलीकृत रूढ़ियों से भरा हुआ था जो पुरानी पाठ्य पुस्तकों में हावी थीं। आनुवंशिक साक्ष्यों से समृद्ध क्लियोपेट्रा की कहानी नई खोजों और नई व्याख्याओं के विकास के साथ साथ आगे बढ़ती रही। उनकी विरासत अतीत में सिमटी नहीं रही, बल्कि निरंतर शोध, सांस्कृतिक सृजन और जनमानस में जीवित रही। एक रानी के डीएनए ने प्राचीन वास्तविकता की एक नई राह खोल दी, जिससे मिथकों को चुनौती देने वाले सत्य उजागर हुए और समझ को समृद्ध किया। क्लियोपेट्रा कौन थी और वह किसका प्रतिनिधित्व करती थी, इस बारे में बातचीत आने वाली पीढ़ियों तक जारी रहेगी, जिसे उन साक्ष्यों द्वारा आकार दिया जाएगा जो अंततः उस महिला को स्वयं आवाज देंगे, न कि केवल उसके चारों ओर फैली किंवदंतियों को।